अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके पास, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है, तो इसका मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की, वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। देखिए, चीन का बहुत बड़ा रोल हो रहा है हमारे एरिया में। अब जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का और चाइना का, ये तो हम सब जानते हैं, जब से मोदी सरकार आई है सबसे पहली बार ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि आज हमारे दोनों बॉर्डर जो हैं वो लाइव हैं। दोनों के दोनों बॉर्डर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे आपने बताया, और इस बात को मैं पहले भी बहुत देर से दोहरा रहा हूँ और मैं ये भी बता रहा हूँ कि देखिए, जब हमने 370 हटाया था तब से चीन और पाकिस्तान ने ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी। मैं तब से बोल रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर लड़ेंगे। इसका मतलब चीन उसकी पूरी मदद करेगा बिना हाथ दिखाए हुए। वही हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। 4 दिन में स्पेस की कैपेबिलिटीज और भी बहुत कैपेबिलिटीज है जिसमें उन्होंने पूरा उनका साथ दिया। अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके पास, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है, तो इसका मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की, वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा 2 बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, पर पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। इसका मतलब वो तैयारी तभी से कर रहे थे जब आपने 370 हटाई। यही मैं कह रहा था, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अब जो हमारा सैन्य वो हवाई युद्ध हुआ उसके बारे में अब सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। तो आप बाकी कुछ भी बोलते रहिए, वो मेन चीज है। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई समझ रहा है हमने अच्छा किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अब आइए, आपने दूसरी बात रखी दलाई लामा की। देखिए, दलाई लामा एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है चाइना के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, कि जो पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उन्होंने जून 2023 को एक इंटरव्यू दिया था CNN को, फरीद ज़कारिया को। उसमें उन्होंने ये कहा था, और बहुत ज़रूरी बात है, कि चीन जो है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, वो जाके कहीं पर मिलिट्री ये मतलब दुनिया पे कब्जा नहीं करना चाहता है, पर जो वो कहता है हमारा है वो उसको लेगा। और वो 2 चीजें बोलता है वो हमारी हैं, वो है ताइवान और तिब्बत, और अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दलाई लामा जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि दलाई लामा आखिरी कड़ी है उनके लिए पूरा कब्जा करने की तिब्बत पर। बाकी के लिए वो पाकिस्तान काफी है, चीन हमें अपना बराबरी का समझता ही नहीं है, पर इस मुद्दे पर वो लड़ाई करेगा। अब आपने बोला लड़ाई की बात, देखिए वो एक लड़ाई होगी जो दुनिया ने देखी भी नहीं है आज तक। जब आप हवाई की लड़ाई करते हैं, सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है दुश्मन का, उसको अटैक करते हैं, क्योंकि उससे सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर ये आप हिदायत दे रहे हैं तो आप लड़ाई कर ही कहाँ रहे हैं? तो ना तो आपके पास लड़ाई आप करना चाहते हैं आप, अच्छा उसके बाद आप फौरन बोल रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। अरे बाबा, अगर आप दूसरे मुल्क में घुस के उनके अंदर मिसाइल फेंकेंगे तो वो क्या रिटेलिएट नहीं करेंगे? सोचने की बात है। तो आप कुछ करना भी चाहते हैं, नॉन मिलिट्री में करेंगे, एस्केलेशन नहीं करेंगे। आपको पता नहीं है आपका दुश्मन कौन है, चीन है, पाकिस्तान है, क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे करेंगे आप। आपने एक और सवाल उठाया जो फॉक्सकॉन की बात करी, और आपने ये रेयर अर्थ की बात करी। देखिए बात ये है कि चीन जो है आज दुनिया का
सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, ये अब दुनिया सब मानती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मान रहे हैं, और सारी सप्लाई चेन जो है वहाँ पे शुरू होती है। अब हमने तय कर लिया है, अब चीन के समझ में आना शुरू हो गया है कि हम नॉर्मल रिलेशन नहीं करना चाहते चीन के साथ। आप कितनी भी इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप R&D में पैसा नहीं डालेंगे, और उसमें पैसा डालना होता है, टाइम लगना होता है, ये रातों रात आत्मनिर्भरता नहीं हो जाती। अभी जैसे आप खुद ही बोल रहे थे, एयर चीफ कह रहे हैं कि मेरी जो 42 स्क्वाड्रन की वो है सैंक्शन है, हालत बहुत खराब है, बहुत नीचे हो गया है, 2 फ्रंट मुझे संभालने हैं। वो कह रहे, अब बात चल रही है कि अब हमको इंटरम में, बीच के पीरियड में, अभी आम का कहीं नहीं आ रहा है, वो जो 5th जनरेशन है हमारा, उसके इंटरम में हम F-35 लें अमेरिका से कि रशिया से हम Su-57 लें, इसकी बातचीत भी चल रही है। क्योंकि सवाल ये है, आत्मनिर्भरता एक नारा है, आप ये समझिएगा। मैं आपके किसी भी एक्सपर्ट से इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। भारतीय सहाफ़ी परवीन सुहानी ने मोदी को आलमी सतह पर फिर शर्मिंदा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जहाज भी गिरे, एयरबेस भी तबाह। परवीन सुहानी ने हिला दी भारतीय मीडिया की बुनियाद। मजीद इसके ऊपर परवीन सुहानी का रद्द अमल क्या, आइए आपको दिखाते हैं। साहब जो हमारे NSA हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश हुई थी उसमें भारत का एक कांच भी नहीं टूटा था। उन्होंने दावा किया कि मुझे कोई एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें एक कांच भी टूटा हो। मैं सीधे आपको ले चलता हूं 9 जून 2025 की प्रिंट की खबर पे। ये जो खबर है इसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो घर टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त टूटे हुए मकानों के लिए 25 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी गई है। यह खबर सीधे सीधे प्रिंट में है। इस खबर में कोट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से जो घर टूटे थे उनके लिए 2 लाख रुपए, और जो घर थोड़ा बहुत टूटे थे, आंशिक रूप से टूटे थे, उनको 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता दी जाएगी। मेरा सवाल अजित डोभाल जी से बहुत विनम्रता से है कि अगर कोई कांच भी नहीं टूटा तो फिर भारत सरकार ये मदद किस बात की दे रही थी। एक और खबर की तरफ उनका ध्यान ले जाता हूं, और यह भी किसी विदेशी मीडिया में नहीं है। अपने बयान में उन्होंने विदेशी मीडिया को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन यह जो मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं, यह किसी विदेशी मीडिया का नहीं है, बल्कि आज तक का न्यूज है, जिसको सरकार का करीबी माना जाता है। यह न्यूज बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तानी हमले हुए थे उसमें जो घर टूटे थे उनको जो राशि दी जा रही थी मुआवजे की, हर जाने की, उससे वो नाखुश थे। इसमें बताया गया है कि पूरी तरह से तबाह जो घर थे उसको केवल 1.3 यानी 1,30,000 रुपए दिए जा रहे थे, और जो थोड़े बहुत टूटे थे उनको 10,000 रुपए से भी कम या 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा था। अब मैं फिर एक बार आपसे पूछ लेता हूं कि आज तक में 10 जुलाई 2025 को यह खबर आई है, इसमें आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत टूटे हुए घरों का जिक्र है और पूरी तरह से टूटे हुए घरों का जिक्र है, और उसके लिए सरकार जो मुआवजा दे रही है उससे लोकल लोगों में नाराजगी का जिक्र है। आप मुझे यह बताइए कि अगर कांच भी नहीं टूटा तो ये 1,30,000 रुपए, 10,000 रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये जो सारे मुआवजों की बात की गई है ये किस बात के लिए की गई है? आप तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आप हमारे पुराने चीफ रहे हैं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसी है रा के चीफ रहे हैं। आप तो दुनिया को हमसे और हमारे जैसे लोगों से 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। जहां हम पहुंच भी नहीं सकते वहां आप जब चाहें तब जा सकते हैं। आप पुंछ के बारे में और उन सारी जगहों के, सीमावर्ती जगहों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहां पर एक कांच भी नहीं टूटा है? IIT के स्टूडेंट्स, IIT मद्रास के स्टूडेंट्स थे जिनके बीच में आप बोल रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स थे सबके हाथ में मोबाइल होगा और सब जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में घर टूटे हैं, पुंछ में टूटे हैं और भी बहुत सारी जगहों पर टूटे हैं। इस तरह का बयान देने का क्या मतलब है? और सिर्फ घर नहीं टूटे हैं, जान का भी नुकसान हुआ है। याद कीजिए, पुंछ में 7 मई को एक टीचर थे मोहम्मद इकबाल कारी, सीमा पार से गोलाबारी हुई और उसमें कारी साहब मारे गए। उसमें एक कहानी आप जानते ही हैं कि ABP न्यूज, जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 MP और भी कई सारे चैनल्स ने बाकायदा यह खबर चलाई कि कारी साहब जो थे वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे जिनको भारत की सेना ने मारा है, जबकि यह पूरी तरह से झूठ था। वो एक मदरसे में टीचर थे। उनके परिवार के लोगों ने कोर्ट में मुकदमा भी किया है इन चैनलों के खिलाफ और अच्छा खासा हर्जाना मांगा है। तो बाकी लोगों की आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो एक ऐसी मौत है मोहम्मद इकबाल कारी की जिसकी टीवी चैनल्स पर जम के चर्चा हो गई है। अगर कांच भी नहीं टूटा है तो मोहम्मद इकबाल कारी साहब कोई हार्ट अटैक या शुगर या किसी और बीमारी से तो नहीं मरे, वो पाकिस्तान की गोलाबारी से ही मरे। ये भी छोड़ दीजिए।
आप याद कीजिए शिव कुमार साहब को, जिन्होंने इंडोनेशिया में एक प्रोग्राम में बाकायदा बयान दिया था। और शिव कुमार कोई ऐरी गैरी पर्सनालिटी नहीं है, कैप्टन शिव कुमार है और इंडोनेशिया में हमारे सिक्योरिटी अटैची हैं, यानी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों कुछ लड़ाकू विमान गिराए। उन्होंने यह भी डिटेल बताया था कि इसका कारण था हमारा पॉलिटिकल कंपल्सन। हमको कहा था कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर में नहीं जाना है, पाकिस्तान के जो सेना के ठिकाने हैं उन पर कोई हमला नहीं करना है, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना है। तो हमने तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ट्रेडिशनल जो लड़ाई होती है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो होता है, उसमें चला गया और उसने हमारी जहाजों को गिरा दिया। आप कह रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, और यहां हमारे कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं कुछ जहाजों को गिरा दिया। अब कैप्टन शिव कुमार से भी थोड़ा ऊपर चलते हैं, अपने सीडीएस की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान एक बार भारत के बाहर और एक बार भारत के भीतर यह स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे जहाज गिराए गए। सारी दुनिया में यह बात आ चुकी है और मैं बहुत साफ कहता हूं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं। जब लड़ाई होगी तो जहाज गिरेंगे, जब लड़ाई होगी तो शहादतें होंगी, जब गोलाबारी होगी तो दोनों तरफ सीमाओं पर नुकसान होगा। अगर हिंदुस्तान की सीमाओं पर नुकसान हुआ है, पुंछ में घर कुछ गिरे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, वहां भी लोगों को घर खाली करके भागना पड़ा है, वहां भी घर गिरे हैं, लोग मारे गए हैं, वहां का भी नुकसान हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, एनएसए साहब की बाकायदा तस्वीरें जारी हुई जिसमें पाकिस्तान के एयर बेसिस का नुकसान दिखाया गया है, ये सब ठीक है। लेकिन यह कहना कि भारत में एक कांच भी नहीं टूटा, यह किस तरह की पॉलिटिक्स है, इस पर कौन भरोसा करेगा? आपको याद होगा, आखिरी ये उदाहरण दे दूं जिसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो पुंछ में बाकायदा गए थे, एक एक घर में गए थे जो टूटा था, वहां लोगों से बात की थी और उसका वीडियो हमारे सामने है जिसमें घरों टूटे हुए घर दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में चलते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं, उनसे शिकायतें करते हुए, उनसे अपनी परेशानियां कहते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इन सबको कैसे झुटलाया जा सकता है? दर्द इस बात का जरूर है कि प्रधानमंत्री महोदय नहीं गए। प्रधानमंत्री महोदय को भी उन इलाकों में जाना चाहिए था। ये जो जंग चली है उसकी कीमत चुकाई है उन लोगों ने, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। आप विदेशी मीडिया की लगातार बात कर रहे हैं कि विदेशी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के फेवर की रिपोर्ट चला रहा है। इस बात को हम भी मानते हैं, तस्लीम करते हैं और इस बात पर कई बार मैं बात कर चुका हूं। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लिया है, अकेला न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, बीबीसी भी है और भी कई सारे हैं जिनकी खबरें पढ़ के ऐसा लगता है कि ये खबरें जो है बिल्कुल पाकिस्तान के फेवर में लिखी गई। मान लिया, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, मान लिया, लेकिन सवाल यहां पर सीधा यह खड़ा हो जाता है कि आखिर न्यूयॉर्क टाइम्स या बीबीसी या कोई भी इंटरनेशनल अखबार पाकिस्तान के फेवर की खबरें क्यों छाप रहा है? क्यों आपके फेवर की खबरें नहीं छाप रहा है? हमारे प्रधानमंत्री महोदय दुनिया भर में जाते हैं, जाने कितने देशों का सर्वोच्च सम्मान उनके सीने पर लगा हुआ है, दावा होता है कि दुनिया में उनका डंका बजता है, उनके और उनकी पार्टी के जो मीडिया मैनेजमेंट का है वो उदाहरण दिया जाता है कि क्या शानदार मीडिया मैनेजमेंट करते हैं ये लोग। बताया जाता है कि कभी वो अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने कहा था कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन आप जैसी मीडिया नहीं है। ये सारी बातें हैं। तो ये मीडिया मैनेजमेंट, ये डिप्लोमेसी कैसे फेल हो जाती है विदेश में? विदेश के अखबारों में हमारी बात क्यों नहीं आ पाती? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन दरअसल शिकायत आपसे और सरकार से होनी चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का पक्ष तो आ रहा है विदेशी अखबारों में, हमारा पक्ष नहीं आ रहा है। इसके कई कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण तो यह है कि हमारे यहां जो विदेशी पत्रकार काम कर रहे थे उनमें से कई को आप निकाल चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आपने छुपाने की लगातार नीति बनाई, आपने लगातार छुपाने की नीति बनाई। जहाज गिरे हैं, नहीं गिरे हैं, कितने गिरे हैं, इसको लेकर इतने तरह के बयान आ गए कि पूरी दुनिया में कंफ्यूजन होना बेहद स्वाभाविक था। अब यह खबर आ रही है कि जहाज गिरे हैं। यही खबर वाशिंगटन पोस्ट में और बाकी सारी जगहों में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले छप गई है। अगर उसी समय सामने आकर स्वीकार कर लिया जाता कि भाई हम ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रेडिशनल वॉरफेयर शुरू कर दिया, इसलिए हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को हमने उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ये बात अगर साफ साफ सामने आ गई होती कि हमारे 1 या 2 या 3 जहाज गिरे हैं तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ता। जब सारा काम वोट के लिए होता है तो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। आप तो ये चाहते थे, चूंकि मोदी जी को जो एयरफोर्स वाला ओवरऑल होता है वो पहनाकर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स तैयार कर दिए गए थे, तो आप तो अपनी जनता में यह संदेश भेजना चाहते थे कि हम बिल्कुल जीत के आए हैं। और आपको लगता था कि अगर हम बताएंगे 2 या 3 जहाज गिरे हैं तो जनता कहेगी अरे नुकसान कैसे हो गया। जो इमेज बनाई गई है प्रधानमंत्री महोदय की कि बस वो विश्व विजेता है, विश्व गुरु है, वो इमेज खंडित होने का डर था, इसलिए शायद इन सारी चीजों को छुपाया गया।
लगातार 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 इसको मोदी जी की सफलता से जोड़कर दिखाने की कोशिश हुई, इसको जीत की तरह दिखाने की कोशिश हुई, और जीत में भी नुकसान होता है। जब आप जंग लड़ते हैं, जो जीतता है उसका भी नुकसान होता है। ईरान और इजराइल दोनों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जंग जीता है, लेकिन नुकसान इजराइल में भी हुआ है और नुकसान ईरान में भी हुआ है। उस नुकसान को स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चीजें साफ होती हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया भी देख पाता है और बाकी चीजें भी हो पाती हैं। लेकिन आपके यहां एक तो ये वाला अप्रोच, दूसरा आपके नेशनल मीडिया ने इतना तमाशा मचा दिया, जिस मीडिया को आप अपना समझते हैं उसने इतना तमाशा मचा दिया कि दुनिया भर में हमारा माहौल उड़ा, दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ा। कभी कराची कब्जा करा दिया, कभी आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया, कभी कुछ कब्जा करवा दिया, और कभी लाहौर कब्जा करवा दिया, और कभी तो इस्लामाबाद पर ही कब्जा करवा दिया, जबकि ग्राउंड पर कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं था, ग्राउंड पे कोई लड़ाई हुई नहीं थी। लड़ाई जो हो रही थी वो आसमानी हो रही थी। तो जब आपका मीडिया इस तरह का तमाशा फैला रहा था और आपको लगता है कि आपका मीडिया केवल देश के लोग देखते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो हर देश, हर आदमी, दोनों देशों का मीडिया जाकर देखना चाहता है। हम भी जब इजराइल ईरान की लड़ाई हो रही थी तो इजराइल का भी मीडिया देख रहे थे और ईरान का भी मीडिया देख रहे थे और इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे थे और अपने निष्कर्ष निकाल रहे थे। तो दुनिया भी देख रही थी उस समय हिंदुस्तानी मीडिया, और उस पर जो फ्लैशेज चल रहे थे, जिस तरह का सायरन बज रहा था, कराची पर कब्जा हो गया, हमारी नेवी कराची में घुस गई, ये सब मजाक का बायस बना सारी दुनिया में। और जब आपका मीडिया मजाक का बायस बन जाएगा, आपका मीडिया सही इंफॉर्मेशन देगा नहीं जिसे लोग कोट कर सकें, और आप लगातार छुपाएंगे कि क्या हुआ, तो आप बताइए इंटरनेशनल मीडिया कैसे बिहेव करेगा। और मामला सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के बिहेव करने का नहीं है। जो चीज नहीं कही गई, जो एनएसए साहब नहीं कह पा रहे हैं, और जो बिल्कुल साफ है, वो ये है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी मुल्क ने हमारे इस दावे को नहीं माना कि बैसरण घाटी में जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है। आप मुझे किसी भी इंटरनेशनल फोरम से जारी एक भी बयान दिखा दीजिए जिसमें पाकिस्तान का नाम आप लाने में सफल हुए। आप एससीओ में जाते हैं, एससीओ में पाकिस्तान बलूचिस्तान का नाम शामिल कर लेता है, आप बैसरण घाटी या पहलगाम का नाम भी नहीं शामिल करा पाते हैं। आप क्वाड में जाते हैं, जहां पे जापान भी है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर अमेरिका है, और आप हैं, 4 ही मुल्क हैं। लेकिन इन तीनों मुल्कों को भी आप इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं कि बयान में वो पाकिस्तान का नाम लें। आतंकवाद की घटना की आलोचना तो होती है, पहलगाम की आलोचना भी होती है, पहलगाम में जो कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता है। ऐसे ही आप देख लें ब्रिक्स में, जिसके आप संस्थापक सदस्य हैं, और जहां आप अपना भरोसा धीरे 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 लगातार खोते जा रहे हैं, वो ब्रिक्स का बयान भी आता है, बढ़िया बयान आता है, कश्मीर की घटना की बात करता है, कश्मीर की घटना की मजम्मत करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बात करता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम आप वहां भी नहीं ला पाते। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि मुंबई में जब हमला हुआ था, ताज होटल वाला हमला, उसके बाद सारी दुनिया ने पाकिस्तान की मजम्मत की थी। उसके बाद एफएटीएफ में पाकिस्तान किनारे पड़ गया था, हर फोरम पर पाकिस्तान किनारे हो गया था, उसको हथियार मिलने में मुश्किलात आ रही थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन उस समय हमारे प्रधानमंत्री या हमारे दूसरे जो नेता थे, जो सत्ता में थे, इसको अपनी जीत की तरह नहीं दिखा रहे थे, चुपचाप डिप्लोमेसी कर रहे थे। डिप्लोमेसी एक चीज ही ऐसी है जो प्रचार करके नहीं होती है, बहुत शांति से होती है, चुपचाप होती है, पर्दे के पीछे होती है, कुछ जनता से शेयर किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जनता से शेयर नहीं किया जाता है। यहां तो हर चीज को एक उत्सव में तब्दील कर दिया जाता है। हमारा एक आदमी जाता है स्पेस में तो उससे पूछा जाता है हलवा खाया था। युद्ध होता है तो मोदी जी को बाकायदा एयरफोर्स के ओवरऑल में पहनाकर ऑपरेशन सिंदूर के बगल में खड़ा कर दिया जाता है। जो लड़ रहे थे वहां पर, जो शहीद हुए वहां पर, उनकी बात ही नहीं होती। तो जब आप हर चीज पॉलिटिक्स के लिए करेंगे, जब आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आपकी डिप्लोमेसी, आपकी लड़ाइयां, आपके समझौते, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से होंगे कि जनता के अंदर डंका बजने की छवि आ सके और जाहिर तौर पर 1 या 2 जो हमारे पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंच सके, तो फिर आपको इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल दुनिया में आपको कहीं कोई सपोर्ट मिलेगा। और देखिए, बातें करना एक बात है, उनको निभाना एक बात है। जैसे हमारे डोभाल साहब ने आईआईटी मद्रास के इस दीक्षांत समारोह में कहा कि आईआईटी के जो लोग हैं वो पढ़ के अमेरिका चले जाते हैं और उसके बाद उनको अफसोस होता है कि वो हिंदुस्तान में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे। और ये कहते समय वो भूल गए कि उनके जो लड़के हैं वो खुद विदेश के नागरिक हैं, एक यूके के नागरिक हैं और दूसरे ने शायद अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आप अपने बच्चों को विदेश का नागरिक बनने देंगे और आईआईटी मद्रास के युवा बच्चों से उम्मीद करेंगे कि वो देश छोड़कर ना जाएं, तो वो मानने वाले नहीं हैं। ऐसे ही आप कहेंगे कांच भी नहीं टूटा और दूसरी तरफ पुंछ और बाकी सारे, और केवल पुंछ का मामला नहीं है, कच्छ में भी गोलाबारी हुई है, पंजाब के भी कुछ इलाकों में, कुछ सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी हुई है, राजस्थान के कुछ इलाकों में गोलाबारी हुई है, पूरी सीमा पर गोलाबारी की खबरें आई हैं और सब जानते हैं। मैंने तो जैसे वो बताया गया था, हमें पीस चाहिए चीन के साथ, पीस चाहिए पाकिस्तान के साथ, और दोनों मुल्क तैयार हैं। चीन हमारे साथ नॉर्मल रिलेशंस करना चाहता है, हम नहीं करना चाहते। अगर आप पहले तो शांति कर लीजिए, अगर आप शांति कर लेंगे तब क्या है, तब टाइम होता है अपनी रिसर्च को सॉर्ट आउट करने में। उसके लिए फिर आप पूरी एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाइए,
वो दूसरा स्टेप है कि साहब हमें क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज हम बाहर से लाएंगे, कौन सी चीज के लिए हमको रशिया से ज्वाइंट वेंचर करना चाहिए, किसमें हम R&D डालेंगे, वो दूसरा स्टेप है। उसके बाद फिर वो टाइम आएगा जब आप कहेंगे कि मैं और आपको लड़ाई फिर लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद अगर आप इतनी कोऑपरेशन कर रहे हैं और खुशहाली हो रही है, साउथ एशिया में तरक्की हो रही है, फिर आप किस बात की लड़ाई करेंगे? फिर भी आपको सैन्य शक्ति बनानी है क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए। पर हम आप जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ वो अगले 10 से 15 साल का प्लान है। उससे भी क्या हालत होगी किसको क्या बताया। और आप तैयारी तो करिए, अपना टेक्नोलॉजी मैप बनाइए, आप पीस करिए रीजन के अंदर। उसके बाद देखिए स्टैंड हमारा क्या है कश्मीर पे। कश्मीर पे 4 पॉइंट फॉर्मूला था मुशर्रफ का, हमने उस पर बातचीत करी, बैक चैनल बातचीत हो रही थी पाकिस्तान के साथ। तो कश्मीर का वो मुद्दा है जिसमें आपको बात करनी है। और आज कश्मीर जो है उसमें चीन भी फिजिकली बैठा हुआ है। अजीत डोल जो कहते हैं कि भारत का एक भी शीशा भी नहीं टूटा। एक हिसाब से अगर देखा जाए परवीन सुहानी का जो है ना जोरदार थप्पड़ है अजीत डोल के मुंह पर, सब कुछ फाश कर दिया उन्होंने। परवीन सुहानी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की इबरतनाक शिकस्त भी हुई है और एयरबेस राख का ढेर भी हुए हैं। ये सब कुछ सुनकर भारत में तो क्रैम मच गया होगा। परवीन सुहानी ने खरी खरी बातें सुना दी, जो सच्चाई है वो सामने लाई है। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जो है ना उनका पर्दा फाश कर दिया। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा।